नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और रोज की तरह आपको पहले बता दूं कि आज किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। भाई, मोदी योगी मिशन मोड में आ गए हैं। क्या कर रहे हैं वो बताऊंगा, लेकिन इंडी गठबंधन फिर झूठ फैलाता पकड़ा गया। भाई, पूरा इंडी गठबंधन मिलकर जो ना कर पाया, नरेंद्र मोदी ने फिर से अकेले करके दिखा दिया है। आज आपको वो भी दिखाऊंगा। यूपी में सीएम योगी ने वो कह दिया कि कार्यकर्ताओं का जोश सुपर हाई है। इसके अलावा राहुल गांधी के फ्लॉप शो को हिट दिखाने के लिए कांग्रेस कैसा जुगाड़ तंत्र लेकर आई है वो भी दिखाऊंगा। तिहाड़ में वो हो रहा कि केजरीवाल कोमा में चले जाएंगे क्या? केजरीवाल का जेल में वजन इतना गिर गया कि अब बचना मुश्किल है क्या? आज इसका सच भी दिखाऊंगा। फिर बात होगी डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले को किसने भेजा, क्या खुलासा हो रहा है? ट्रंप के पीछे बैठी सीक्रेट लड़की का वीडियो खोल देगा सारे राज। पहले जापान, अब अमेरिका। जानलेवा हमलों में अगला नंबर किसका है? इस प्रश्न का जवाब बहुत जरूरी है भारत के लिए भी। और पीएम मोदी ने खुलवा दिया जगन्नाथ मंदिर का खजाना। क्या क्या निकला है मंदिर के खजाने में से, आज इसकी बात होगी। खजाने का दरवाजा खुलते ही पुलिस अधिकारी बेहोश क्यों हो गए, ऐसा क्या हुआ, यह भी बताऊंगा। और दिल्ली में केदारनाथ धाम पर बड़ा बवाल क्यों मच गया है, केदारनाथ धाम को लेकर मचे हंगामे का वो सच जो कोई नहीं बता रहा, वो भी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मध्य प्रदेश में धार भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट आ गई है। एएसआई ने इसे हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। करीब 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि रिपोर्ट से भोजशाला को मंदिर बताने का उनका केस मजबूत हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि उन्हें भी अनंत अंबानी की शादी में जाने का न्योता मिला था, लेकिन वो नहीं गए। जीतन राम मांझी ने इसकी वजह बताई कि शादी में लोग फूहड़ कपड़े पहनकर आए थे और जिस तरीके का प्रदर्शन शादी में हुआ, जो माहौल देखने को मिला, उस माहौल में वो अपने परिवार के साथ जा ही नहीं सकते थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो शादी में गए तो नहीं, लेकिन अपने परिवार की शुभकामनाएं भेज दी हैं। नोएडा में साइबर ठगों ने एक बैंक को निशाना बनाया है। साइबर ठगों ने बैंक के सर्वर को हैक कर लिया और 16 करोड़ से ज्यादा रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। यह घटना नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित नैनीताल बैंक की है। बैंक की बैलेंस शीट का सही मिलान न होने पर बैंक कर्मचारियों को इस साइबर ठगी का पता चला। आरोप है कि ठगों ने 5 दिन में एक या दो बार नहीं, 84 बार ट्रांजैक्शन किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होगी। यह याचिका पिछले साल दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि सरकार को यह बताना चाहिए कि अभी तक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली क्यों है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि जवाब फाइल नहीं होने की वजह से केस की सुनवाई टलती रही। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी योगी मिशन मोड में आ गए हैं। इंडी गठबंधन फिर झूठ फैलाता कैसे पकड़ा गया? पूरा इंडी गठबंधन मिलकर जो न कर पाया, मोदी ने अकेले कर दिया। यूपी में सीएम योगी ने ऐसा क्या कह दिया कि कार्यकर्ताओं का जोश सुपर हाई है? राहुल गांधी के फ्लॉप शो को हिट दिखाने के लिए कांग्रेस का जुगाड़ तंत्र, और तिहाड़ में क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि केजरीवाल कोमा में चले जाएंगे? सबसे पहले इसका चैप्टर। इंडी गठबंधन वाले माहौल बनाने में आजकल बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बाकी पब्लिक के लिए काम करें ना करें, लेकिन माहौल बनाने में पूरा एकदम तेजी से काम में लग गए। अब तक ये माहौल बना रहे थे कि लोकसभा चुनाव में मोदी हार गए, योगी हार गए। 2 दिन पहले विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए तो भी यही माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का सच क्या है वो देश और दुनिया देख चुकी। भाई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पूरी धमक के साथ सरकार चला रहे हैं। तुमको कहना है जो कहते रहो, फर्क नहीं पड़ रहा। नरेंद्र मोदी ही पीएम है। राहुल गांधी को इकोसिस्टम प्रधानमंत्री दिखा सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो नहीं है। यही सच्चाई है। अब कड़वा गुड़ पियो, मीठा गुड़ पियो, लेकिन स्वीकारना तो पड़ेगा। इसी तरह से विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का सच क्या है? जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वो बातें कही जा रही हैं, क्या वो वाकई सच है भी या नहीं? क्या उपचुनाव से इंडी गठबंधन मजबूत हुआ, या चुनाव में इंडी गठबंधन और एक्सपोज हो गया, उसकी लंका लग गई है? इसकी पूरी मजेदार कहानी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि गजब लेवल पे कांग्रेस और इंडी अलायंस चला गया। भाई, कांग्रेस आज की डेट में कुछ कहे
तो विश्वास करने के लिए हिम्मत चाहिए बॉस। इस लेवल पे वो लोग भ्रम फैला रहे हैं, इंडी अलायंस भ्रम फैला रहा है। आपको ऐसे ऐसे आंकड़े बताऊंगा जिसे देखने के बाद आपको इंडी गठबंधन के जश्न मनाने पर हंसी भी आएगी कि जैसे कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारने के बाद भी खुश होने पर आमादा थी, उसी तरह से इस बार कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की बात थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करता हूं, क्योंकि यह जोड़ी किसी नैरेटिव में फंसे बिना अपने काम पर फोकस कर रही है। मोदी योगी की जोड़ी मिलकर इंडी गठबंधन की झूठ की राजनीति की हवा भी निकाल रही है और अपनी पॉलिटिक्स के पेच भी लगातार टाइट कर रही है। यह जोड़ी किसी भ्रम की राजनीति में नहीं पड़ती, बल्कि अपने काम पर इसका फोकस रहता है। हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी कैसे एक एक चुनौती से निपट रहे हैं। भाई हाल में रूस गए, ऑस्ट्रिया गए, वहां जियोपॉलिटिक्स की चुनौती को निपटाया। देश लौटते ही तीसरे टर्म के अपने पहले बजट की तैयारी में जुट गए। मीटिंग धड़ाधड़ लगातार विकास के काम को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। शनिवार को नरेंद्र मोदी मुंबई में थे। उन्होंने करीब 25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रख दी और साथ में विपक्ष के बेरोजगारी वाले नैरेटिव को धुआं कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में 3 से 4 साल में 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ भी कैसे इंडी गठबंधन को लपेटे में लिए चले जा रहे हैं। बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। जनता इनके झूठ और प्रपंच को नकारे या न नकारे, लेकिन झूठ बोलना ये लोग छोड़ नहीं रहे। ये तो बार बार दिख रहा है। नरेंद्र मोदी तो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी एसबीआई की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में जो रोजगार के अवसर पैदा हुए वो करोड़ों में करीब 22 करोड़ के आसपास, और यूपीए के जमाने से कई गुना ज्यादा है। अच्छा, उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन पर पहली बार खुलकर बात की और अपने विरोधियों को बताया कि वो योगी आदित्यनाथ को कमजोर समझने की गलती ना करें कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी सीटें यूपी में कम हो गई, बीजेपी की कम हो गई, तो योगी सरेंडर मोड में आ जाएंगे। योगी ऐसे किसी मोड में नहीं है बॉस। सीएम योगी ने कल लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने कल ऐसा भाषण दिया कि हार से जिन कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ा था, वो जोश फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने फ्यूचर के रोड मैप की बात कही और सबको टाइट करने के लिए कह दिया, टाइट रहने के लिए कह दिया। सीएम योगी ने कहा कि 2027 की जीत के लिए अभी से सबको सुपर एक्टिव होना होगा। उपचुनाव में बीजेपी 10 में से 10 सीटें जीतेगी, यानी एक टारगेट भी दे दिया। किसी भी सूरत में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी यूपी में लगातार 4 चुनाव जीती है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में विपक्ष को भी खूब लपेटा। कहा कि जो विपक्ष चुनाव से पहले हार मानकर बैठ गया था, वो फिर से उछल कूद कर रहा है। एक बार सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि बीजेपी की बैठक में और क्या क्या हुआ है। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। जिस जीत ने विधानसभा को चुनाव भी जिताया, नगर निकायों में भारी सफलता प्रदान कराई, सर्वाधिक चेयरमैन और सर्वाधिक
पार्षद भी जिताए और आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था। कोई कारण नहीं, 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, और इसकी बड़ी वजह ये जो बूस्ट मिलता है वो विकास के कामों से मिलता है। अभी जो मैं एसबीआई की रिपोर्ट बता रहा था, अभी टीम ने अपडेट किया कि एग्जैक्ट आंकड़ा है, नरेंद्र मोदी के 10 साल में करीब 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए, जबकि यूपीए के 10 साल में करीब 3 करोड़ थे। मतलब 4 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी के इस 10 साल में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यह एसबीआई की रिपोर्ट है। तो वही योगी मोदी कह रहे हैं कि जब इतना काम किया है तो बैकफुट पे क्या आते हो जी, कोई झूठ फैला रहा है उसी में तुम लोग लटपटा गए। योगी आदित्यनाथ के इस भाषण की खूब चर्चा भी हो रही है। इस भाषण के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। भाई जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ये बात खूब उड़ा रहा था कि चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी यूपी का मुख्यमंत्री बदल देंगे। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ाई। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई कंफ्यूजन दूर कर दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। सीधा संदेश यह दिया कि योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं आने वाले। यूपी में सीएम योगी के सख्त मॉडल को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, उसमें कल योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम का उदाहरण देकर साफ कर दिया कि उनकी सरकार जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। यूपी में कमजोर प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ पर भी उंगलियां उठ रही थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि चुनाव में अति आत्मविश्वास ने भी चोट पहुंचाई है। यानी योगी आदित्यनाथ सीधी और सपाट बात करने से नहीं हिचके। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, साथ ही यह भी बता दिया कि कार्यकर्ता अगर ज्यादा एक्टिव रहते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। यूपी में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की वजह को लेकर जो रिपोर्ट बनी थी, उसमें कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उनकी उदासीनता और सरकारी मशीनरी से उसके टकराव की भी चर्चा हुई थी। इसलिए शायद बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हर बड़े नेता ने कार्यकर्ताओं का जिक्र जरूर किया, उनकी नाराजगी को कुछ कम करने की कोशिश की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, इस सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर न आने की बात कही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के असंतोष को कम करने के लिए यहां तक कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है और रहेगा। सुनिए यूपी के डिप्टी सीएम को। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यानी बीजेपी ये समझ रही है कि 240 सीटें आने के बावजूद जहां कुछ कमी रही, वो कमी कार्यकर्ता ही दूर कर सकता है। जो मैंने आपको पिछली बार कहा भी था कि भाई अधिकारी सरकार चलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सरकार बनाता कार्यकर्ता, वही मेहनत करता, वही पसीना बहाता है। आप बन गए सीएम तो अधिकारी आपकी सुनेगा, कल को कोई और बनेगा उसकी सुनेगा। कार्यकर्ता आपके लिए ही लड़ता भिड़ता है और अपना पसीना बहाता है पार्टी के लिए, उसकी विचारधारा के लिए। यानी कोई एक दूसरे पर दोष नहीं डाल रहा, बीजेपी में यह दिख रहा है। कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई टकराव नहीं हो रहा। जो असली बात है उसे खुलकर कहा जा रहा है और जो कमियां हैं उन्हें ठीक करने की तैयारी की गई। और यह आज नहीं हो रहा, यह तब से हो रहा है जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। खासतौर पर यूपी को लेकर बीजेपी ने लगातार मीटिंग की, पूरी समीक्षा की। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी तो लग रहा है पता नहीं साइलेंट मोड में चली गई है, नहीं बॉस, वो लगातार काम कर रही है। आप देखिए कि जब लोकसभा चुनाव के यूपी के नतीजे आए तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने सभी उम्मीदवारों को बुलाकर यूपी के नतीजों की समीक्षा की। फिर हारी हुई सीटों पर नेताओं की एक टीम भेजकर बीजेपी ने समीक्षा करवाई। फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बीएल संतोष ने लखनऊ जाकर मीटिंग की। बीएल संतोष की मीटिंग में हर क्षेत्र के पदाधिकारियों से उनका आकलन पूछा गया। फिर संगठन के हर स्तर पर बीजेपी ने यूपी के लोकसभा नतीजों का मंथन किया। फिर यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में खुलकर बात हुई।
बीजेपी ने हार के कारण पहचाने और हार के बाद आगे का रोड मैप तैयार किया। यानी बीजेपी लगातार एक एक परत जो है वो उधेड़ रही है कि जड़ तक पहुंचे कि कहां कमी रह गई। और कांग्रेस 99 में नाचने में व्यस्त है कि अरे गजब कर दिया, सर 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 सर। अभी बीजेपी का टारगेट है उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने वाला है और इसके बाद 2027 का बड़ा चुनाव जिसमें अभी 3 साल का वक्त है। लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। यानी एक तरफ बीजेपी है जो तीसरी बार सरकार बनाने के बावजूद अपने प्रदर्शन पर मंथन कर रही है, कमियों को दूर करने पे काम कर रही है, आगे की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसे अपना नैरेटिव बनाने और उसी के जश्न में खुश रहने से फुर्सत नहीं है। जबकि दुनिया जानती है कि ये लोग लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी से आ रहे हैं, फिर भी माहौल ऐसा बना रहे हैं जैसे जीत गए। इनको लगता है माहौल बना के सरकार बना लेंगे। ऐसा होने लगता बॉस, इकोसिस्टम से सरकारें बनती, सोशल मीडिया से सरकारें बनती, तो फिर तो जमीन पर काम करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ती, सब सोशल मीडिया पे छाए रहते। ये लोग माहौल देके कैसे बनाते हैं। विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनाव हुआ, उसको लेके भी माहौल बना दिए। 2 दिन से इंडी गठबंधन और इनका जो भोंपू मीडिया है वो इसी प्रचार में लगा हुआ है कि इंडी गठबंधन ने गजब कर दिया। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडी गठबंधन इसी भ्रम में को फैलाने में लगा है कि उनके गठबंधन ने तो डंका पीट दिया, बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस सोशल मीडिया पर इस तरह माहौल बना रही है कि इंडी गठबंधन ने 13 में से 10 सीट जीत ली। इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ये कहने लगी कि नरेंद्र मोदी को जनता ने फिर नकार दिया, उनका गठबंधन जीत गया और नरेंद्र मोदी के डर और नफरत की हार हो गई। राहुल गांधी ने भी दावा कर दिया कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी का बुना भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। अब भ्रम का जाल किसका टूटा है और कौन अब भी भ्रम में जी रहा है, यह आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले एक बार उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए जरा, फिर जब फैक्ट बताऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है आपको। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। यह देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। यह देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है। देश किसको क्या संदेश दे रहा मैं आपको बताता हूं और फैक्ट्स और सच के साथ बताता हूं। सच क्या है यह आप जब उपचुनाव के नतीजों की डिटेल में जाएंगे तो पता चलता है कि इंडी गठबंधन तो बॉस कह रहा है कि हम जीत गए। इंडी गठबंधन तो आपस में लड़ रहा था। जैसे आप बंगाल को देख लीजिए, बंगाल में 4 सीट पर उपचुनाव हुआ था और चारों सीटें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीती। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस बंगाल की जीत को इंडिया अलायंस की जीत बता रही है, वो जीत इंडिया अलायंस की कैसे हुई भाई? जब ममता बनर्जी की टीएमसी के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस ने चारों सीट पर उम्मीदवार उतारे हुए थे। कौन से बात का अलायंस बॉस? गठबंधन है, गठबंधन जीता तो गठबंधन का तो एक ही कैंडिडेट उतरेगा ना। ऐसा होता है कि तुम भी लड़ो हम भी लड़ेगा, बाद में जीत गए तो जाके सट गए, ये हम भी तो जीते ना है। आप खुद देखिए, रायगंज सीट टीएमसी यहां पर जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर कांग्रेस और ममता इंडी गठबंधन है और यह जीत इंडी गठबंधन की है तो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा क्यों हुआ था भाई? राणाघाट दक्षिण की सीट टीएमसी ने जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, सीपीएम लेफ्ट का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। बगदा की सीट टीएमसी ने जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस का कैंडिडेट 5वें नंबर पर रहा। मानिकतला की सीट टीएमसी ने जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर ही रही और सीपीएम का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। यानी बंगाल में चारों सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी से लड़ते रहे और जब नतीजा आए तो ममता बनर्जी की सीट को इंडी गठबंधन का बता दिया। ये गजब है बॉस, मतलब लड़ेंगे अलग अलग और बाद में जीत की ट्रॉफी उठाने की बारी आएगी तो जाके सट जाएंगे कि दीदी हम भी तो साथ है ना, है इंडी वाले, हम लोग इंडी वाले। गजब चल रहा है बॉस। कैंडिडेट उतार रही है कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ और कह रही है ममता बनर्जी की जीत तो हमारी जीत है। यह वैसे ही हुआ कि आपको और आपके कोलीग को ऑफिस में काम मिला, आप कुछ किए नहीं, उसका काम खराब करने का प्रयास किए और जब उसका काम हो गया, उसको बोनस मिला, अकाउंट में पैसा आया तो पैसा लेने चले गए कि तुम्हारा इंक्रीमेंट मेरा इंक्रीमेंट, हम दोनों भाई ना है जी,
इसी तरह से आप पंजाब का उपचुनाव देख लीजिए, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। पंजाब में जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ, जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही पंजाब में, कांग्रेस तीसरे पे खिसक गई, जबकि जालंधर लोकसभा सीट कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीती थी। जालंधर लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी करीब 1,75,000 वोट से जीते, लेकिन जब जालंधर वेस्ट सीट का उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई, बीजेपी दूसरे पे आ गई, जबकि बीजेपी पंजाब में उतनी मजबूत भी नहीं है। और इसी पंजाब में कांग्रेस ने लोकसभा की 13 में से 7 सीट जीती थी। तो इस हार के बावजूद कांग्रेस जश्न मना रही और कह रही है कि उपचुनाव में भी इंडी गठबंधन ने मोदी को हरा दिया पंजाब में। कैसे बॉस? पंजाब में इंडी गठबंधन की 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है, कांग्रेस का भी लड़ रहा है, कांग्रेस अपनी मजबूत सीट गवा दे रही है और कह रहे हैं कि हम जीत गए, मतलब कांग्रेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, राहुल गांधी और कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो क्या हुआ, जो जीतेगा हम उसको अपना बोल देंगे। वो एक मोहर लेके चल रहा है, जो जीतेगा ठप्पा लगा देंगे। कांग्रेस जीती तो कांग्रेस की जीत, दूसरा जीतेगा भले आपको इनको हरा के जीतेगा, लेकिन उसको कहेंगे हमारी जीत। आपने कहीं देखा कि एनडीए के 2 सहयोगी आपस में ही लड़ रहे हो कि भाई बीजेपी ने भी उतार दिया और मान लीजिए जेडीयू ने भी उतार दिया? ऐसा हुआ कहीं? मतलब मोदी के खिलाफ ब्रह्मांड में कोई लड़ ले, ये उसकी सीट भी इंडिया अलायंस में जोड़ के दिखा देंगे। ये है इनका झूठा नैरेटिव, राहुल गांधी के फ्लॉप शो को हिट दिखाने का नया तरीका। झूठ बोलो और भोपू मीडिया से भोपू बजवाओ, यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ। जीते कोई, जीता हुआ दिखाओ राहुल गांधी। एग्जाम में पास हो कोई, लेकिन सर्टिफिकेट दिखाओ राहुल गांधी का। इंडी गठबंधन के बीच ही लड़ाई किस तरह की है, यह बात इस बात से भी समझिए कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जैसे आज ही कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर निशाना साधा। असल में राघव चड्ढा अपनी पत्नी और बॉलीवुड हीरोइन परिणीति चोपड़ा के साथ इंग्लैंड में विंबलडन का फाइनल मैच देखने गए थे और वहां से उनकी और परिणीति चोपड़ा की फोटो वायरल हो रही थी। इसी फोटो पर रागिनी नायक ने कमेंट किया और लिखा कि 8 से 10 लाख की टिकट खरीदकर विंबलडन का फाइनल देखता हुआ एक आम आदमी, मतलब जिस आम आदमी पार्टी की पंजाब की सीट को इंडी अलायंस की सीट बताकर अपना दिखा रहे हैं, उसी आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं। अच्छा, ये बात सही भी है कि ये खुद को आम आदमी कहते हैं, लेकिन विंबलडन का फाइनल मैच देखने जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े वीआईपी आते हैं। ये तस्वीर देखिए, विंबलडन के फाइनल में तो दुनिया भर के वीआईपी और खास लोग दिखते हैं, और जब आम आदमी पार्टी का नेता वहां पर पहुंचे तो फिर सवाल उठते हैं कि ये किस तरह से खुद को आम आदमी कहते हैं। लेकिन यहां सवाल तो इंडी गठबंधन का है, वो खुद को कैसे गठबंधन कहते हैं और कहते हैं कि वो मोदी से जीत गए, जबकि इनके गठबंधन का हाल तो ये है कि एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में लड़ रहे हैं। इसी तरह से बिहार की सीट देख लीजिए, बिहार में रुपौली सीट पर उपचुनाव हुआ, वहां पर निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीते। आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। बीमा भारती अभी लोकसभा का चुनाव पूर्णिया से हारी, लेकिन उपचुनाव में फिर लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दिया और बीमा भारती फिर चुनाव हार गई। बीमा भारती तब भी चुनाव हार गई जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने उन्हें समर्थन दिया। इसके बावजूद वो तीसरे नंबर पर है। अब ये इंडी गठबंधन की हार नहीं तो और क्या है, लेकिन इंडी गठबंधन की जीत, इंडी गठबंधन की जीत, 10 पे इंडी गठबंधन जीत गया। हम भले एक दूसरे के खिलाफ लड़े लेकिन जीत गए। इसी तरह से आप दूसरी सीटों को भी देखेंगे तो कोई ऐसी कोई जीत नहीं हुई कि इंडी गठबंधन इस पर जश्न मनाए या डंका पीटे, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक सीट अमरवाड़ा में उपचुनाव हुआ। अमरवाड़ा कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा की सीट है, वहां कांग्रेस हार गई। इनको तो आंसू आना चाहिए आंख में कि हम छिंदवाड़ा में भी हार रहे हैं, लेकिन नहीं, गजब हो गया, गजब हो गया राहुल जी, गजब। हिमाचल प्रदेश की 3 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। एक पर तो मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी लड़ रही थी, वो भी हारने का सोच रहे थे क्या? इन दोनों सीटों पर पिछली बार निर्दलीय जीते थे, इन्होंने बीजेपी से नहीं छीनी, निर्दलीय से जीते। उत्तराखंड की 2 सीटों पर कांग्रेस जीती, उसमें एक सीट बद्रीनाथ की सीट पिछली बार भी कांग्रेस के पास ही थी। उत्तराखंड की मंगलौर सीट कांग्रेस ने जीती, वो पिछली बार बीएसपी के पास थी, वहां इस बार बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी और सिर्फ 422 वोट से कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई। ये तो इनकी सच्चाई है बॉस, उपचुनाव के नतीजों की। लेकिन कांग्रेस का जश्न ही खत्म नहीं हो रहा।
इन्होंने तरीका यही बना लिया कि हम पार्टी करेंगे, जीतेगा कोई उसको अपना रिजल्ट बताएंगे, हमारा भोपू मीडिया फैलाएगा, हम ये बता देंगे कि नरेंद्र मोदी तो खत्म है, हम ही जीत रहे हैं। वो इसी भ्रम में दुनिया को ले जाना चाहते हैं कि हम जीत रहे हैं और मोदी हार रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये लोग कुछ सीटें जीतने के आधार पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हरा दिया, लेकिन सच ये है कि ये सब लोग मिल भी जाएं तो आज भी लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी से दूर दूर तक नहीं सटते। जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं उस रफ्तार से दुनिया में उनके फॉलो करने वालों की तादाद आप देखिए कैसे बढ़ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका पहले नाम ट्विटर था, उस पर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ पहुंच गई है। 10 करोड़, 100 मिलियन। और खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पिछले 3 साल में नरेंद्र मोदी के 3 करोड़ फॉलोअर्स बढ़े। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल नेता हैं। मतलब इतना दुनिया में किसी का फॉलोअर नहीं है ट्विटर पर। अगर दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात करें तो नरेंद्र मोदी के आगे कोई दुनिया का नेता नहीं टिकता, यहां वाले तो छोड़ ही दीजिए। ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिनके 3 करोड़ 81 लाख फॉलोअर्स हैं। नरेंद्र मोदी 10 करोड़, दूसरा नंबर वाला 4 करोड़ भी नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने 2 करोड़ 15 लाख फॉलोअर्स बना रखे हैं। दुबई के शासक एच शेख मोहम्मद के 1 करोड़ 12 लाख फॉलोअर्स हैं। और कनाडा वाले पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो इधर उधर से उछलते रहते हैं, उनके 65 लाख फॉलोअर्स हैं। नरेंद्र मोदी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी छाए हुए हैं। यूट्यूब पर उनके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 9 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और अगर देश में बाकी नेताओं से तुलना करें तो भी कोई नेता नरेंद्र मोदी के आसपास नहीं दिखता। जबकि कांग्रेस कुछ दिन पहले लोकसभा टीवी के यूट्यूब चैनल के व्यूज दिखाकर राहुल गांधी को सोशल मीडिया का शेयर बता रही। मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी तो छोड़िए, पूरा इंडी गठबंधन, उसके सभी नेताओं के फॉलोअर्स को भी अगर मिला दीजिए तो भी फॉलोअर्स के मामले में इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी से पीछे। आप देखिए ट्विटर पर फॉलोअर, माहौल बनाने से सरकार बनती है बॉस। ट्विटर पर देखिए, ट्विटर पर नरेंद्र मोदी 10 करोड़ फॉलोअर है उनके, 10 करोड़ फॉलोअर्स। और पूरा इंडी गठबंधन जो उनके बड़े नेता हैं, अब ऐसा छोटा मोटा को नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन पूरे इंडी गठबंधन के जो सारे बड़े नेता हैं, बड़े नेता, उन सबके फॉलोअर मिला दीजिए अगर ट्विटर पर, तो बैठता है 9 करोड़ 50 लाख। 9 करोड़ 50 लाख। ये वैसे ही है जैसे पूरा इंडी गठबंधन मिला के 235 सीट लाया और बीजेपी अकेले 240। राहुल गांधी के तो 2 करोड़ 64 लाख फॉलोअर है। नरेंद्र मोदी 10 करोड़, राहुल गांधी 2 करोड़ 64 लाख। लेकिन नहीं, राहुल गांधी तो गजबे किए हुए। केजरीवाल 2 करोड़ 75 लाख, अखिलेश यादव 1 करोड़ 99 लाख, ममता बनर्जी 74 लाख, उमर अब्दुल्ला 31 लाख, शरद पवार 29 लाख, स्टैलिन 38 लाख। सब मिला के भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं छू पा रहे। यानी लोकप्रियता के मामले में इंडी गठबंधन का पूरा कुनबा भी साथ खड़ा हो जाए तो भी नरेंद्र मोदी से पानी मांगेगा। लेकिन यह सारी सच्चाई इंडी गठबंधन को या तो दिखती नहीं या वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तो भ्रम की राजनीति में ही आजकल मजा आ रहा है। भ्रम की ऐसी राजनीति करने में इंडी गठबंधन का हर नेता आगे रहता है। अरविंद केजरीवाल इस रेस में किसी से पिछड़ना नहीं चाहते। कल से अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर फिर से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जेल में केजरीवाल की जान को जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 बड़े आरोप लगा दिए गए। पहला आरोप यह कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं, उन्हें सही मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरा यह कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कई बार लगातार खतरनाक स्तर तक गिरा है। तीसरा, जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिर गया है। एक बार आम आदमी पार्टी के नेता को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल के वजन गिरने को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन क्या कह रहा है। 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उनका वजन 70 किलो था और अब तिहाड़ जेल में
जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 kgs है, 8.5 किलो कम। कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश तो क्या, भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका सच खुद तिहाड़ प्रशासन ने बताया। तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि 1 अप्रैल को जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया था उस वक्त उनका वजन 65 किलो था। जब 10 मई को कैंपेन के लिए केजरीवाल को जमानत मिली तो उनका वजन 64 किलो था। जब 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर किया तब उनका वजन 63.5 किलो था और आज उनका वजन 61.5 किलो है। यानी 2 जून के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 2 किलो ही कम हुआ। और ऐसा भी नहीं कि अरविंद केजरीवाल का वजन अचानक से और तेजी से गिर रहा है, जैसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। तिहाड़ प्रशासन ने भी सीनियर मेडिकल ऑफिसर के हवाले से यह बताया कि वजन कम होने की वजह कम मात्रा में खाना या कम मात्रा में कैलोरी लेना भी हो सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम खाना खा रहे हैं? क्योंकि तिहाड़ के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को तो घर का बना खाना दिया जा रहा है, लेकिन 3 जून से वो पूरा खाना नहीं खा रहे। जहां तक अरविंद केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ का आरोप है तो खुद एम्स का मेडिकल बोर्ड लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहा है और अरविंद केजरीवाल की पत्नी लगातार इस मेडिकल बोर्ड के संपर्क में है। तिहाड़ प्रशासन ने भी बताया कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और वजन लगातार मॉनिटर हो रहा है। उन्हें उनकी बीमारी के मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लगातार 3 दिन में 3 बार घर का खाना मिलता है। तिहाड़ प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को गलत बताया है, उन्हें गुमराह करने वाला बताया है। अब जब तिहाड़ प्रशासन ने रिपोर्ट जारी कर सब क्लियर कर दिया है तो आम आदमी पार्टी को इस बात पर ऐतराज है कि तिहाड़ प्रशासन ने रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक कर दी। अब कह रहे हैं कि बता क्यों दिए, पहले कह रहे थे कि जो वो बता रहे वो ठीक है, तिहाड़ प्रशासन ने रिपोर्ट दे दी। तो सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जारी करना ये एक अपराध है और एक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट एक नहीं कई बार जेल प्रशासन जारी कर चुका। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और उनकी सेहत में कोई लापरवाही ना बरती जाए और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट उनको मिले। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी यह समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल की सेहत की लगातार निगरानी की जा रही है, इसलिए उनकी सेहत को लेकर लगातार विवाद बनाना और सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करना भी सही नहीं। खैर, अरविंद केजरीवाल की जान को कोई खतरा तो तिहाड़ की रिपोर्ट से नहीं लगता। बीते 46 साल से इस बात का इंतजार हो रहा था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में आखिर खजाना है कितना। ओडिशा में पिछले 46 साल में कई सरकारें आई चली गई, लेकिन मंदिर के खजाने का दरवाजा किसी ने नहीं खुलवाया। इस बार ओडिशा के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि अगर ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी तो जगन्नाथ मंदिर के खजाने के दरवाजे खोले जाएंगे। और अभी अभी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी ने वादा पूरा कर दिया। मंदिर के खजाने की एक एक जानकारी सामने लाई जाएगी, यह नरेंद्र मोदी ने वादा किया था और वो वादा पूरा कर दिया, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के खजाने के दरवाजों को खोल दिया गया है और इस खजाने में किस तरह के कीमती सामान हैं उसकी पूरी बकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है। खजाने के अंदर कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने हीरे हैं, जवाहरात हैं, इसकी एक एक चीज का वजन और कीमत निकाली जा रही है। इसके बाद कीमती सामानों की एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। हालांकि इस खजाने के एक हिस्से को 46 साल पहले भी खोला गया था, इसलिए इस नई लिस्ट को पुरानी लिस्ट से मिलाया जाएगा ताकि ये चेक किया जा सके कि इस खजाने में कोई घपला तो नहीं हुआ। खजाने की लिस्ट इसलिए भी मिलाई जा रही है क्योंकि खजाने के अंदर वाले कमरे की चाबियां पिछले कई सालों से गायब थी। ये चाबियां कब और किसने गायब की थी इसकी जानकारी भी किसी के पास नहीं है। इसलिए जब खजाने को खोलने वाली टीम रत्न भंडार के अंदर वाले कमरे को खोलने पहुंची तो वहां दरवाजे के ताले तोड़ने पड़े। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खजाने के ताले किस तरह खोले गए इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूं। दरअसल कल 14 जुलाई को रविवार को 11 लोगों की एक टीम जगन्नाथ मंदिर के अंदर खजाने के पास पहुंची।
यह खजाना शुभ मुहूर्त निकालकर दोपहर 1:28 पर खोला गया। रत्न भंडार में 2 कमरे हैं। इसमें पहले बाहरी कमरे को खोला गया, उसके बाद अंदर के कमरे के ताले तोड़कर खजाने को बाहर निकाला गया। रत्न भंडार से मिले खजाने को लकड़ी के 6 बड़े बड़े बॉक्सेस में शिफ्ट करके सील कर दिया गया। 6 बड़े बड़े बॉक्सेस में। इसके बाद टीम ने रत्न भंडार के दोनों कमरों में नए ताले लगा दिए। इस पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई गई है ताकि खजाना निकालने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। इसके बाद शाम करीब 5:20 पर यह पूरी टीम बाहर आ गई। इस पूरी प्रोसेस में करीब 5 घंटे का समय लगा है। सोचिए, इतना खजाना कि 5 घंटे में उसे 6 बड़े बक्सों में भरा गया। आगे बढ़ने से पहले आपको वो बड़े बड़े बॉक्सेस दिखा देता हूं जिनमें रखकर इस खजाने को बाहर निकाला गया है। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े बॉक्स हैं जो सारे भर गए हैं। लकड़ी से तैयार किए गए इन बॉक्सेस के अंदर पीतल की प्लेट्स लगाई गई ताकि खजाने में मिले सामान को किसी तरह का नुकसान ना हो। ये बक्से इतने मजबूत और भारी बनाए गए हैं कि इन उठाने के लिए 10 से 15 लोग लगाने पड़ते हैं, खाली बॉक्स उठाने के लिए। खजाने और कीमती चीजों से भरे इन बॉक्सेस को मंदिर परिसर में बने एक दूसरे कमरे में ही रखा गया है। इस कमरे में सीसीटीवी कैमरे समेत सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। आने वाले दिनों में खजाने में मिले कीमती सामानों की एक्सपर्ट्स की मदद से डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें उसका वजन, कीमत के अलावा निर्माण से जुड़ी जानकारी की पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। इस रत्न भंडार को आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था, लेकिन तब खजाने की पूरी लिस्ट तैयार नहीं हुई थी। ऐसा क्यों किया गया, यह राज पिछले 46 साल से दबा हुआ है। इसलिए पीएम मोदी ने वादा किया था कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनते ही खजाने की डिटेल सामने लाई जाएगी। 46 साल पहले जब इस खजाने को आखिरी बार खोला गया, तब इस खजाने में क्या क्या मिला था वो भी याद कराता हूं। 1978 में तैयार की गई एक लिस्ट के तहत जगन्नाथ मंदिर के खजाने में करीब 1,49,610 ग्राम यानी 100 किलोग्राम से ज्यादा के सोने के गहने मौजूद थे। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 75,000 रुपए के आसपास है। इस हिसाब से जगन्नाथ मंदिर के खजाने की कीमत 112 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए बैठती है। यह सिर्फ सोने के उन गहनों की कीमत बता रहा हूं जिनका वजन हुआ था। सोने के गहनों में कीमती रत्न भी जड़े हुए थे। इसकी कीमत के बारे में तो अभी जानकारी ही नहीं आई है बाहर। इसके अलावा मंदिर के खजाने में करीब 2,58,000 ग्राम चांदी के बर्तन भी थे। मंदिर के खजाने में बहुत से ऐसे गहने मौजूद थे जिनका वजन लिस्ट तैयार करते वक्त नहीं किया गया, लेकिन अब मंदिर के खजाने से जुड़ी एक एक सटीक जानकारी सामने आ सकती है क्योंकि पूरा खजाना बाहर आ गया। 6 बड़े बड़े बॉक्सेस में भर दिया गया। अब एक एक की लिस्ट बनेगी, सबका वजन होगा, किस सोने के जेवर में कौन सा रत्न लगा है यह भी चेक होगा, और करोड़ों अरबों का खजाना जो है वो देश को पता चल पाएगा कि कितना खजाना जगन्नाथ मंदिर में था। और यह हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा कर रहे हैं। पिछली बार 2018 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब तक असली चाबियां गायब हो चुकी थी। इसलिए कल जब यह टीम मंदिर के खजाने को खोलने पहुंची तो पुरी के जिला कलेक्टर के पास सिर्फ खजाने के बाहरी कमरे की चाबियां थी। उन चाबियों से अंदर के कमरे का एक भी ताला नहीं खुला। इसके बाद कटर, मशीन और दूसरे औजारों के जरिए अंदर के ताले तोड़े गए। इसलिए इस पूरी प्रोसेस में 5 घंटे का समय लग गया। लेकिन इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना भी हुई। जैसे ही यह टीम ताला तोड़कर खजाने के अंदर वाले कमरे में पहुंची, वैसे एक पुलिस अधिकारी चक्कर खाकर गिरते गिरते बचे। ऐसा क्यों हुआ इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि खजाने को देखकर शायद ऐसा हो गया कि उनको चक्कर आ गया। सवाल तो नियत का भी है। अगर नरेंद्र मोदी वादा करते हैं और पूरा करने के लिए कटर इस्तेमाल हो, दूसरी चीजें इस्तेमाल हो, खजाना बाहर ला सकते हैं, तो पहले भी हो सकता था। लेकिन यही नरेंद्र मोदी और दूसरों का फर्क है। पीएम मोदी ने जगन्नाथ मंदिर में जो करवाया वो नवीन पटनायक की सरकार भी करवा सकती थी, लेकिन हर बार मंदिर की चाबी गायब होने का बहाना बनाकर खजाने का राज 46 साल से टल रहा है। दरअसल श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 के मुताबिक हर 3 साल में मंदिर के रत्न भंडार को जांच के लिए खोलना जरूरी है। हर 3 साल में। इस रत्न भंडार को पहली बार 1926 और दूसरी बार 1978 में खोला गया, लेकिन इसमें रखी संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया। 1985 में भगवान बलभद्र के आभूषणों की मरम्मत के लिए रत्न भंडार को खोला गया, लेकिन खजाने में मौजूद गहनों की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर अपडेट ही नहीं की गई। इसके बाद से भगवान जगन्नाथ का यह खजाना बंद ही रहा।
लेकिन कोर्ट के आदेश पर अप्रैल 2018 में मंदिर के रत्न भंडार की जांच के लिए 16 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। यह कमेटी खजाने के बाहरी भंडार में गई, लेकिन अंदर वाले भंडार में जा ही नहीं सकी क्योंकि इसकी चाबी गायब हो चुकी थी। तो जो काम हर 3 साल में होना है वो 46 साल से नहीं हुआ है बॉस। इसलिए इस बार चुनावों में पीएम मोदी ने ओडिशा की जनता से वादा किया था कि वो मंदिर के खजाने के तालों को खुलवाएंगे, और खुलवा दिए। आपको सुनवाता हूं पीएम मोदी ने क्या वादा किया था। इसके बाद खजाना कहां से आया इसके बारे में भी बताऊंगा। पर सोमनाथ दादा का भी कर्ज है, मुझ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी कर्ज है, और इसलिए मैं उड़ीसा के एक एक नागरिक को गारंटी देता हूं, आप आश्वस्त रहिए, यहां भाजपा सरकार बनते ही ये चाबी का राज खोला जाएगा। जांच रिपोर्ट आपके सामने आएगी, और अगर किसी ने गड़बड़ की है तो मोदी किसी को छोड़ता नहीं है। यानी खजाना निकल चुका है, उसका आकलन होना शुरू हो गया है, और मोदी किसी को छोड़ता नहीं है, ये वो खुद कह रहे हैं। तो सोचिए आगे क्या क्या होगा। जगन्नाथ मंदिर में सोना, चांदी और दूसरे कीमती आभूषण दान में देने की परंपरा सदियों पुरानी है, जो आज भी जारी है। आज आपको खजाने के इतिहास के बारे में भी बताता हूं। भाई आपके भी मन में आ रहा होगा ना, इतना खजाना आया कहां से मंदिर में। दरअसल 12वीं सदी में ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। यहां तब गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा का राज था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान रूप राजा अनंत वर्मन ने ही बनवाया था। इसके अलावा मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन, बहुमूल्य रत्न दान दिए थे। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदला पंजी के अनुसार गंगा वंश के दूसरे राजा अनंग भीम देव ने लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बनाए गए थे। गंगा वंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं ने शासन किया। इन्हें गजपति के नाम से भी जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की, जिनका साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। राजा कपिलेंद्र के बारे में एक शिलालेख में इस बात का जिक्र मिलता है कि दक्षिण में एक युद्ध के बाद जब राजा कपिलेंद्र वापस लौटे तो वो अपने साथ 16 हाथियों में लाद कर सोना लाए थे। यह सारा सोना उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया था। 14वीं और 18वीं सदी के बीच इस रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया कि इसे 18 बार लूटने की कोशिश हुई। सोचिए कितना सोना था वहां, और अभी भी कितना रत्न और सोना वहां पर है। और अब जाकर नरेंद्र मोदी वादा पूरा करते हैं तो वो रत्न बाहर आए हैं, वो सोना बाहर आया है। लेकिन अभी तो बाहर आया है, अभी तो वहां क्या क्या हो रहा है ये भी आपको बताऊंगा, और क्या क्या मिल रहा है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन